अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ फिर। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, PYQ भी देख लिया था बक्सर युद्ध के बारे में जो है प्लासी बक्सर के। अब देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, मैसूर मतलब कौन था? हैदर अली था। तो इसकी पृष्ठभूमि देख लें तो एक वडयार नाम का वंश था, उसका राजा था चिक्कागढ़ राज कृष्ण राज। ठीक है, वडयार वंश था, उसका राजा था चिक्का कृष्ण राजा था। इसने सैनिक को हैदर के रूप में लिया अपनी सेना में। ठीक है, और फिर सैनिक हैदर था एक। ठीक है, वो फिर क्या बन गया? डिंडीगुल का फौजदार बन गया अपनी योग्यता के दम पर। फिर सेनापति बन गया। सेनापति बनने के बाद 1761 में क्या किया? हैदर ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? 1761 से 66 में परिस्थितियों का लाभ उठा लिया और वर्तमान जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आता है उन सब पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब परिस्थितियों का लाभ क्या उठाया? देखो, 1761 में मराठाओं की पराजय हुई थी पानीपत की तेजी लड़ाई में। 1764 में अंग्रेज बंगाल में सक्रिय थे। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण भारत में इन परिस्थितियों का फायदा उठाया, क्योंकि मराठा हार चुके थे 1767 का पानीपत का तीसरी लड़ाई, तो इनकी शक्ति कमजोर थी उस समय। 1764 में अंग्रेज बंगाल पे पूर्णतः सक्रिय थे, तो उस समय परिस्थितियों का फायदा उठाकर 1761 से 66 इन्होंने क्या किया? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था हैदर ने। ठीक है, हैदर एक विस्तारवादी या आक्रामक नीति का अनुसरण किया। ठीक है, इससे क्या हुए? अंग्रेज और मराठा और हैदराबाद का जो निजाम था वो चिंतित हो गए, इसीलिए आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से, ठीक है, 69 तक चला। 1767 से 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला। और जब ये युद्ध खत्म हुआ तो 1769 में मद्रास की संधि हुई और ये युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ था। ठीक है, इधर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड वेरेलस्ट था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेरेलस्ट था, और मैसूर की तरफ तो वो हैदर अली था ही। ठीक है, ये 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर, 1769 में मद्रास की संधि से खत्म हुआ, बराबरी पर समाप्त हुआ। इसी बीच क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो गया था। 1775 और 82 तक चला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसमें सालाबाई की संधि हुई 1782 में। हैदर को क्या कर दिया गया? अलग थलग कर दिया गया। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या किया गया? अंग्रेजों ने क्या किया? हैदर को अलग थलग कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 82 तक जो चला, तो 1782 में एक संधि हुई जिसे कहते हैं सालाबाई संधि। सालाबाई संधि से मराठाओं को तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजों को लाभ ये हुआ, इन्होंने हैदर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। कहा देखो भाई, अब आज से मराठाओं से कहा कि तुम इस हैदर की मदद नहीं करोगे, बाकी सब ठीक है, तो हम तुमको छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो भाई जब हैदर अकेला पड़ गया, ठीक है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठाओं ने इसकी मदद की थी। ठीक है, अगर ये मिलके रहते मराठा और आंग्ल तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि भारत पर शासन कर लेते। ठीक है, इसलिए 1782 सालाबाई संधि में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ये सालाबाई संधि जो हुई, इसमें अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। इन्होंने हैदर को अलग थलग कर दिया। और जब सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में, तो मराठाओं ने इसकी मदद नहीं की, ना इस हैदराबाद ने भी मदद नहीं की। ठीक है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 और 84 में जो हुआ, इसमें क्या हुआ? 1784 में मंगलौर की संधि हुई और ये भी लगभग बराबरी पर ही समाप्त हुआ था युद्ध। ठीक है, इसमें अंग्रेज गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। और इसी युद्ध के दौरान 1782 में ही हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। और ये हैदराबाद ही है, मैसूर ही है, जहाँ पर कोई क्या कहते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं हुआ। और युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हुई और अंग्रेजों को पता भी नहीं चला। और शासन किसके हाथ में है? इसके पुत्र, इसके बेटे टीपू सुल्तान के पास आ गया। ठीक है, टीपू सुल्तान को जनता ने अपना शासक मान लिया और कोई उत्तराधिकार का युद्ध, कोई विद्रोह नहीं हुआ। इससे अंग्रेज बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है, तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 में। अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और ये कब खत्म हुआ? 1784 में मंगलौर की संधि से खत्म हुआ और बराबरी पे समाप्त हुआ। फिर अब आ गया था टीपू सुल्तान आ गया था, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई है। तो टीपू सुल्तान 1782 के बाद युद्ध करने तो टीपू सुल्तान ने ही किया था, 1784 तक चला था। ठीक है, अब टीपू सुल्तान ने उससे आर्थिक कार्य किया था, इन्होंने मध्यस्थ समाप्त कर दिए। जो जनता, किसान और राजा के बीच जो मध्यस्थ थे उसको समाप्त कर दिया। किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, जिससे आय में वृद्धि हुई। व्यापारिक कंपनी को भी स्थापित करने का बहुत इच्छुक था, कोशिश भी की स्थापना करने की।
और विदेशों से इसने संपर्क बढ़ाया। कहाँ? फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, अरब राष्ट्रों से इसने संपर्क बढ़ाया। व्यापार करने की कोशिश भी की, व्यवहार भी बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की। सैनिक कारणों से भी इसने आर्थिक सुधार किया था। सैनिक क्षेत्र में इसने क्या सुधार किया? फ्रांसीसी सहयोग से आधुनिकीकरण किया सेना का। ठीक है, फ्रांसीसियों के सहयोग से आधुनिकीकरण किया सेना का। नौसेना का विकास भी किया था। ठीक है, इसने टीपू सुल्तान ने नौसेना का भी विकास किया। इसने डाक यार्ड का निर्माण करवाया। ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों से गठबंधन करने के प्रयास किए। जैसे ब्रिटिश विरोधी राष्ट्र कौन थे? फ्रांस था, अफगानिस्तान था। इन राष्ट्रों से इसने गठबंधन करने का भी प्रयास किया। और चौथे युद्ध से पूर्व इसने नेपोलियन से सहयोग मांगा, उसको पत्र भी लिखा। ठीक है, आधुनिक विचारों का प्रभाव भी था इस पर। इसने फ्रांसीसी क्रांति से भी बहुत प्रभावित था। इसने फ्रांसीसी क्रांति के समानता और स्वतंत्रता के शब्दों को अपनाया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी ये बना था। और श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता वृक्ष भी लगवाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष भी इसने लगवाया था। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1792 में हुआ, इसका कारण क्या था? अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा, टीपू सुल्तान के कार्य, मराठे और निजाम से अंग्रेज़ों का गठबंधन। देखो कारण क्या थे? अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ती ही जा रही थी, वो एक एक को निपटा रहे थे। और टीपू ने जो ये कार्य किया ना, अंग्रेज़ों को खड़ा करने लगे कि ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये तो हमारे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। और फिर इनका क्या हुआ था? सबसे बड़ा कारण था ये मराठे और निजाम, जो हैदराबाद का निजाम था और मराठे थे, इनसे इनका गठबंधन हो चुका है ना अब। ठीक है, परिणाम क्या हुआ इसमें? टीपू की पराजय हो गई। आधा भूभाग और उसके 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया। रंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ। 1792 में हुई रंगपट्टनम की संधि। इसी से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। और इसमें कॉर्नवालिस ने कहा था इस युद्ध के बाद कि मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शस्त्रों को कमज़ोर कर दिया। कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि मैंने अपने मित्रों को, जैसे इसके मित्र कौन थे? मराठा और हैदराबाद, कहा इनको हमने शक्तिशाली भी नहीं बनाया और अपने शत्रु को क्या कर दिया? अपने दुश्मन को कमज़ोर कर दिया। ये कॉर्नवालिस ने कहा था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस जो था अंग्रेज़ गवर्नर था, इसने भी नेतृत्व किया था, स्वयं नेतृत्व किया था अंग्रेज़ गवर्नर। ठीक है, कॉर्नवालिस ने। और इस टीपू को हराने में और भी कौन लगे थे अंग्रेज सेना नायक? मीडो था, स्टुअर्ट था, मैक्सवेल था, हंटर था। ये सब अंग्रेजी सैनिक, महान अंग्रेजी सैनिक थे, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो समझ सकते हो टीपू सुल्तान की ताकत, मैसूर की ताकत, कि स्वयं कॉर्नवालिस जो गवर्नर है वो भी नेतृत्व कर रहा है युद्ध का, और मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर जैसे कुशल सैनिक भी इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। तब जाके टीपू को ये लोग हरा पाए थे। और हैदराबाद और मराठा को तो अलग थलग ही कर दिया था सालाबाई की संधि से। ठीक है, ये इसने सालाबाई संधि से तो उन्होंने मराठों को अलग ही कर दिया। 1782 में हुआ था। हैदराबाद भी नहीं सहयोग किया टीपू का। फिर फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। यहाँ रंगपट्टनम में युद्ध के दौरान टीपू को मार दिया गया, तब टीपू शहीद हो गया। ठीक है, रंगपट्टनम युद्ध में के दौरान टीपू की, अभी तक देखो किसी राजा को ही मारते नहीं थे अंग्रेज, उसको अपना पोपट बना लेते थे कि तुम ही बैठो, या उसको हटा के उसको पेंशन दे दिया, कहीं भेज दिया, और कोई कमज़ोर राजा बनाते थे। लेकिन इन्होंने टीपू के साथ ऐसा नहीं किया। जानते थे कि टीपू बहुत खतरनाक है, बहुत कुशल सेनानायक है, कुशल सम्राट है, ये आगे भी विद्रोह कर सकता था। इसको एकदम जड़ से ही खत्म कर दिया, इसके परिवार को और टीपू को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैसूर में क्या किया? अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया। और एक छोटा सा भाग वडेयार वंश का एक शासक था, ठीक है, कृष्ण राव, उसको दे दिया, उसको बना दिया जनता के देखने के लिए, देखो तुम्हारा पुराना राजा हमने बैठा दिया है, अब तुम आराम से हमारी लगान देते रहो। ठीक है, इसमें चौथे युद्ध में, आंग्ल मैसूर के चौथे युद्ध में 1799 में जो हुआ था, उसमें मुख्य सेनापति कौन था? आर्थर वेलेजली, ये गवर्नर बन के आया था। आर्थर वेलेजली गवर्नर बन के आया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद आर्थर वेलेजली की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार में। हैरिस था, स्टुअर्ट था, इसमें भी काफ़ी कुशल सेनानायक थे। सफलता के बाद वेलेजली को मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगर पूछे मार्क्यूस की उपाधि किसे दी गई थी, तो किसे? वेलेजली को, क्योंकि इसने सबसे बड़े कांटे को हटाया। जो भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला था वो था मैसूर, हैदर अली और टीपू सुल्तान। इसने वेलेजली ने टीपू सुल्तान को एकदम जड़ से ख़त्म कर दिया, तो इसलिए इसको क्या दिया गया था? मार्क्यूस की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसको? वेलेजली को, ध्यान रखना।
तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से? आर्थर वेलेजली जो गवर्नर था, हैरिस और स्टुअर्ट था। तृतीय में तो जानते हो कॉर्नवालिस था, गवर्नर था जो, ठीक है, और मीडो थे, स्टुअर्ट थे, मैक्सवेल थे, हंटर थे। और प्रथम में जो किया था, ठीक है, ये लॉर्ड वेरिलस्ट थे, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और क्लाइव की ब्रिटिश देखो, अब ब्रिटिश को साम्राज्य को स्थापित करने में 3 लोगों का बहुत महत्व है। पहले क्लाइव, फिर लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्लाइव ने क्या शुरू किया था। तो क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य संस्थापक रूप में जाना जाता है। इसने सेकंड कर्नाटक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1757 कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया इसने, प्लासी के युद्ध से ना कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया। प्लासी से पूर्व इसने षड्यंत्र में बहुत भूमिका निभाई थी, ठीक है। प्लासी की जीत की इसने, बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किया इसने। बक्सर के युद्ध में इसने बंगाल, अवध तथा मुगलों के साथ जो निर्धारण में बहुत भूमिका निभाई थी। जो बक्सर युद्ध के बाद जो संधियाँ की थी बंगाल, अवध और मुगलों के साथ, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। और फिर लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 में सबसे ज़्यादा विस्तार किया। फिर सेकंड नंबर पे इसने क्या किया, द्वितीय सर्वाधिक विस्तार किया। नेपोलियन का जिस समय उत्थान हो रहा था तो भारत की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार और ये करता रहा। भारत के जिस समय नेपोलियन का उत्थान हुआ उस समय लॉर्ड वेलेजली ही यहाँ भारत में था गवर्नर, ठीक है। इसने क्या किया, भारत की सुरक्षा भी की, नेपोलियन से साम्राज्य का विस्तार किया और आक्रामक नीति अपनाए रखा, आक्रामक नीति को अपना के रखा। चौथा मैसूर युद्ध में इसने टीपू को हरा दिया, ठीक है, और मैसूर पर कब्जा भी कर लिया वेलेजली ने, ठीक है। मैसूर पर कब्जा भी कर लिया, टीपू को एकदम खत्म ही कर दिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया। सेकेंड मराठा युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई, ये अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। वेलेजली के समय ही सेकेंड मराठा युद्ध हुआ, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। उसमें इन्होंने क्या किया, मराठाओं को पराजित किया वेलेजली ने, अंग्रेजों और मराठाओं को अपने पर निर्भर कर लिया, ठीक। मराठा अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। इसने सहायक संधि शुरू की, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की। वास्तव में डुप्ले है जो सहायक संधि का जनक था, और क्लाइव ने सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की थी। सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की थी क्लाइव ने, ठीक है, सर्वप्रथम अवध के साथ सहायक संधि की थी। और इसका जनक कौन था, डुप्ले था। सहायक संधि किनके साथ की, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशावर, भोंसले, सिंधिया इत्यादि से सहायक संधि भी की इसने। सहायक संधि की शर्तें पूछ देता है कभी कभार। सुरक्षा के बदले में भूभाग, वेलेजली से पूर्व रुपया लिया जाता था, वेलेजली से पूर्व रुपया लिया जाता था। लेकिन वेलेजली ने क्या कहा कि सुरक्षा, हम तुम्हारे राज्य की सुरक्षा करेंगे, हमें कुछ भूभाग दो जहाँ हमारी सेना रहेगी, ठीक है, उसका खर्चा वो भूभाग उठाएगा, ठीक है। विदेशी नीति भी ये अंग्रेज निर्धारित करते थे कि विदेशों से कैसी तुम्हारी नीति होगी वो हम निर्धारित करेंगे, तुम नहीं। कोई यूरोपियन, फ्रांसीसी हो, डच हो, पुर्तगाली हो, किसी यूरोपियन को सेवा में रखने की अनुमति नहीं थी बगैर अंग्रेजों की परमिशन के। ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। जैसे भारत में हमारा राष्ट्रपति है, उस प्रकार ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, उसके मोहर के बगैर कोई काम नहीं होगा। और ये कह तो रहे थे कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन ये हस्तक्षेप बहुत करता था, ठीक है। महत्व क्या था इसका, भूभाग जो लिया इन्होंने, भूभाग के रूप में सामरिक और आर्थिक महत्व वाला स्थान लेते थे ये लोग। सैन्य निर्भरता हो गए, ठीक है, राज्यों की सैन्य निर्भरता किस पे हो गई, अंग्रेजों पर हो गई, राज अंदर से खोखला हो गए। सेना का उपयोग, ये जो सेना रखते थे अपनी, और उसी सेना का उपयोग इन्होंने साम्राज्य विस्तार में किया, और इसका खर्चा भी इनको नहीं उठाना पड़ता था अंग्रेजों को। और उस सेना का उपयोग साम्राज्य विस्तार में, विद्रोह को दमन करने में और साम्राज्य की सुरक्षा में करते थे अंग्रेज। इनकी विदेशी नीति भी, ब्रिटिश विरोधी गठबंधन पर रोक लगाते थे लोग। ब्रिटिश नीति तो इनकी थी, विदेशी नीति तो इनकी अंग्रेजों की थी, और उस विदेशी नीति के द्वारा ये ब्रिटिश विरोधी गठबंधन पर रोक लगाते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप बहुत करता था, ये वही वास्तु शासक यही था। वो एक कहा था इसने कि ब्रिटिश रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता था। वास्तविक शासक यही था। भारतीय राजस्व पर विशाल सेना का गठन हुआ, भारतीय राजस्व पर ही अंग्रेजों ने विशाल सेना का गठन किया। ये सहायक संधि का महत्व है अंग्रेजों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं PYQ क्वेश्चन जो आए हैं, मतलब जो हमारे इस थ्योरी में स्पेक्ट्रम के सारांश में नहीं फिट हुए, वो अलग से पॉइंट बनाते हैं, बाकी सारे इसी में समाहित हो गए। इसमें घटनाचक्र का सहारा है और स्पेक्ट्रम का सहारा, दोनों का है। बहुत बेस्ट नोट है, इससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल से ही आएगा, ठीक। तो रणजीत सिंह ने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर बनाई थी। न्याय व्यवस्था इनकी बहुत कठोर थी, और राज्य की जो सर्वोच्च अदालत थी, अदालतें आला कहते थे उसको, लाहौर में थी। रणजीत सिंह ने जो राज्य की सर्वोच्च अदालत स्थापित की वो क्या थी, अदालतें आला, कहाँ बनाई थी, लाहौर में। रणजीत सिंह स्वयं प्रधान न्यायाधीश बनकर बैठते थे, वो फैसला करते थे, ठीक है। शाह शुजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने हेतु रणजीत से सहायता मांगी थी।
शाह शुजा था। इसने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह को कौन सा हीरा भेंट किया था? कोहिनूर। किसने? शाह शुजा ने। रणजीत सिंह ने ये कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो एक कथन किसका? रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। बेगम सामरू, ठीक, बेगम सामरू 1750 से 1836 में ये प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। बेगम सामरू ने 1750-1836 के मध्य प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया। ठीक है, बेगम सामरू, ठीक है, प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं 1775 आंग्ल मराठा युद्ध देख लेते हैं। देखो 1775 से 1785 के बीच अंग्रेज साम्राज्य का संकट काल था। 1775 से 1785 के मध्य अंग्रेजों के साम्राज्य का संकट काल था, क्योंकि इस समय अमेरिका में संघर्ष भी चल रहा था अंग्रेजों से, मराठा से भी संघर्ष चल रहा था। 1775 से 82 में प्रथम युद्ध हुआ था ना मराठा का, और द्वितीय मैसूर युद्ध भी चल रहा था 1780 से 84 में। इस समय अगर भारतीय मिलकर काम करते तो अंग्रेजों को सर्वनाश कर देते, लेकिन अंग्रेजों ने कुशलतापूर्वक भारतीयों को आपस में लड़ाकर और इस संकट काल से निकल आए। ठीक है, तो अब देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1770 से 82 में हुआ था। इसमें अंग्रेज गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1772 से 85 तक रहा है ना, तो वारेन हेस्टिंग था अंग्रेज गवर्नर। पेशवा पद, अब इसमें घटनाक्रम क्या था? पेशवा पद को लेकर झगड़ा चला था, किसमें? माधवराव में और रघुनाथराव में संघर्ष चला था। 1733 से ही संघर्ष चला था पेशवा पद के लिए। माधवराव कह रहे थे, सेकंड कह रहे थे हम बनेंगे, रघुनाथराव कह रहे थे पेशवा हम बनेंगे। तो रघुनाथ, जब ये दोनों आपस में नहीं, टक्कर बहुत मजबूत थी, तो रघुनाथराव ने क्या किया? लालची आदमी पहुंच गए अंग्रेजों के पास और कर ली सूरत की संधि 1775 में। तो रघुनाथराव कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए और सूरत की संधि की 1775 में। ठीक है, और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो इसमें गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, इन्होंने कहा कि युद्ध भाई ना करो, यथास्थिति बनाए रखो, क्योंकि ये जो संधि की ये माधवराव को पसंद नहीं आई। ठीक है, तो कहा, तो युद्ध होने के कगार पे पहुंच गया। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कहा भैया युद्ध ना ही करते हैं, क्योंकि इनका युद्ध चला था किसके साथ? मैसूर के साथ, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स युद्ध नहीं करना चाहता था। ठीक है, का यथास्थिति बनाने के लिए पेशावा से 1776 में पुरंदर की संधि कर ली। किससे? माधवराव पेशावा था, इसके साथ अंग्रेज ने वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में पुरंदर की संधि की। तो रघुनाथ राव से कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि हुई थी 1775 में। फिर 1776 में वारेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि की पेशावा से, कहा लेकिन युद्ध नहीं किया, यथास्थिति बना दी कि जो पहले था वही मान लिए। सूरत की संधि के प्रावधान खत्म हो गए, पुरंदर की संधि कर ली वारेन हेस्टिंग्स ने। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर ने के निर्देश से युद्ध हो गया। कंपनी के डायरेक्टर लोग नहीं माने कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, युद्ध करो, मैसूर को निपटाना है और इनको भी निपटाओ, यहाँ से भी से ख़त्म करो इनको। तो युद्ध हो गया भाई, युद्ध हो गया। और 1782 में सालाबाई की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ, लेकिन अंग्रेजों को वही फायदा जो हमने पीछे बताया, हैदर को अलग थलग कर दिया 1782 में। ये युद्ध इनके लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। ठीक है, इसने मैसूर को मिट्टी में मिलाने का काम किया। ठीक है, शुरुआत थी। फिर सेकंड युद्ध हुआ 1803 से 1805 में। देखो 1782 के बाद 20 साल तक अंग्रेज नहीं बोले, मैसूर को निपटाते रहे 20 साल तक। ठीक है, उसके बाद 1803 में नंबर आया। इस समय चाहते तो मराठा अपना साम्राज्य मजबूत कर लेते, लेकिन ये मराठा के 4 सरदार बन गए, वो आपस में लड़ते रहे, 4-5 सरदार बन गए, वो आपस में लड़ते रहे, तो उन्होंने अपना साम्राज्य मजबूत नहीं किया। तो कारण क्या था? अंग्रेजों की अब महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, क्योंकि अब कोई टक्कर देने वाला नहीं था, केवल यही बचे हैं। ठीक है, मराठा, नेपोलियन का भी आक्रमण का खतरा जो था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, वेलेजली जो है आक्रामक नीति अपना रहा था। ठीक है, मराठाओं को आंतरिक संघर्ष, और मराठाओं में आंतरिक संघर्ष था। पेशावा, तो संघर्ष क्या था? पेशावा जो थे, पेशावा पर प्रभाव को लेकर सिंधिया और होलकर ये सरदार थे, सिंधिया और होलकर में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, सिंधिया ने, ठीक है, सिंधिया व पेशावा दोस्त थे, सिंधिया व पेशावा दोस्त थे, और पेशावा के इशारे पे होलकर के भाई की हत्या कर दी गई। होलकर भाई की हत्या कर दी गई, तो होलकर ने क्या किया? पेशावा को हरा दिया, पूना पर कब्जा कर लिया। पेशावा जो था बाजीराव सेकंड, वो अंग्रेजों की मदद लेने पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अंग्रेजों की मदद लेने पहुंच गया। और 1802 में बसीन की सहायक संधि कर ली। और सहायक संधि की देखना इस शब्द पे, 1802 में ये बाजीराव सेकंड जो था, बाजीराव सेकंड था, अंग्रेजों की सहायता मांगी और क्या कर ली? 1802 में बसीन की सहायक संधि कर ली। सहायक संधि कर ली
तो समझो मराठा भी खत्म हो गया। अब मराठा सरदारों ने संधि का विरोध किया और युद्ध प्रारंभ हो गया, सेकंड मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। अब परिणाम क्या हुआ, मराठाओं की हो गई पराजय। 1803 में होयसल ने देवगांव की संधि की, और जो मराठा सरदार थे ये एक साथ नहीं लड़े थे, पहले ये होयसल हारे तो 1803 में उन्होंने देवगांव की संधि की। फिर सिंधिया ने क्या की, सुरजी गांव की संधि की, सुरजी गांव की सहायक संधि की। कौन सी संधि की है, सिंधिया ने सुरजी गांव की सहायक संधि की। फिर 1806 में होलकर ने राजपुर घाट की संधि की, होलकर ने राजपुर घाट की संधि की। इससे युद्ध ये सेकंड वाला समाप्त हो। तो अलग अलग लड़ रहे, अरे एक साथ मिलकर लड़े होते होलकर, सिंधिया और होलकर, तो अंग्रेजों को टक्कर देती अच्छी खासी, और अच्छा खासी अगर संधि होती भी तो अच्छी खासी फायदा भी होता इनको भी। लेकिन ये मराठा सरदार भी आपस में अपने अपने वर्चस्व लड़ रहे थे, इसलिए अलग अलग अंग्रेजों से लड़े। तो सबसे पहले 1803 में होयसल ने देवगांव की संधि की, सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की, सहायक संधि की थी। 1806 में होलकर ने राजापुर घाट की संधि की, इससे युद्ध हो गया समाप्त। अब बसीन की संधि का महत्व क्या हुआ, सहायक संधि के प्रभाव, वही कॉन्सेप्ट तरह यूज करो भाई। बसीन की संधि क्या है, ये सहायक संधि है, और सहायक संधि वही है, ये अपना एजेंट रखेंगे, तुम्हारा शासक नहीं रहेगा, कोई विदेशी नीति अंग्रेज ही निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो ये सब सहायक संधि की। तो समझो अब मराठा खत्म हो गए। अब थर्ड युद्ध हुआ 1817 से 1818 तक चला। अब थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब हुआ, 1817 से 1818 तक चला। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग आ गया है। अब क्या आ गया, लॉर्ड हेस्टिंग आ गया। ये 1813 से 1823 तक गवर्नर रहा। अब घटनाक्रम क्या हुआ इसमें, अंग्रेजी नीति से पेशवा और मराठा सरदारों में असंतोष है। भाई सहायक संधि में जितनी थी इनकी बकलोली सब निकाल दी गई मराठाओं की, भाई सब कुछ अंग्रेजे करते थे, ये बस बने पोपट देख रहे थे। तो ये सब इनमें तो पेशवा में और मराठाओं में, ठीक है। वहाँ संधि बहुत जल्दी ये बाजीराव शाही ने बड़ी जल्दी बसीन की संधि कर ली, सहायक संधि 1802 में ही ना। अब औकात नज़र आ गई। अब पेशवा हो चाहे मराठा सरदार हो, सब में असंतोष था, ठीक है। इसलिए पेशवा युद्ध शुरू कर दिए, पराजय हो गई, फिर हार गए, ठीक है। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को पेंशन देके कानपुर के बिठूर में भेजा के जाए, वो पेंशन लो, बैठो वहीं पर, ठीक है। 1817 में क्या हुआ, ग्वालियर के साथ संधि हुई। अब यहाँ ग्वालियर में कौन सा था, महादजी शिंदे, इनके साथ संधि हो गई। 1817 की जो ग्वालियर संधि हुई, तो महादजी शिंदे से पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की मदद करने को राजी हो गए। महादजी शिंदे पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों की मदद करने के लिए राजी हो गए। जबकि पिंडारी कौन थे, ये मराठाओं की मदद करते थे। तो 1817 की ग्वालियर की संधि में महादजी शिंदे ने कहा ठीक है, हम पिंडारियों का दमन करने में आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। और 1817 में पूना की संधि हुई। 1817 में पूना की संधि में पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। पेशवा ने कहा अब मैं मराठा का संगठन का अध्यक्ष नहीं हूँ, ठीक है, पेंशन पे चले गए। और मंदसौर की संधि हुई 1818 में। होलकर ने क्या किया, राजपूत राज्यों से अधिकार छोड़ दिया, ठीक है। होलकर ने भी मंदसौर की संधि जो हुई 1818 में होलकर से, तो होलकर ने राजपूत राज्यों पर जो इनका अधिकार था मराठाओं का, उसको भी त्याग दिया। मतलब अब मराठा साम्राज्य खत्म, अंग्रेज स्थापित हो गए। तो कुछ इतिहास देख लेते हैं, एक मिडिवल हिस्ट्री का लेकिन देख लेते हैं। तो शिवाजी ने 1627 से 1686 तक शासन किया मराठाओं का, मतलब इनका कार्यकाल रहा शिवाजी का 1627 से 1686 तक, और इनके उत्तराधिकारियों का रहा 1680 से 1713 तक, ठीक है। तो इन्होंने अष्टप्रधान बनाया था, जिसमें पेशवा पीएम होता था, ठीक है। मराठा इतिहास ये है तुम्हारा, ठीक है। तो 1713 से 1772 से शक्तिशाली पेशवा काल रहा। 1713 से 1772 तक कौन सा काल रहा, शक्तिशाली पेशवाओं का कार्यकाल रहा। इस समय कौन पेशवा है, देखो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे, 1713 से 20 तक रहे, 1720 तक। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहे। बाजीराव सेकंड ये 1720 से 1740 तक रहे। बाजीराव ये 1740 से 1761 तक रहे। माधवराव ये 1761 से 1773 तक रहे। तो ये 1713 से 1772 तक जो रहा शक्तिशाली पेशवाओं का काल था, ठीक है। उसके बाद अयोग्य पेशवा और मराठा सरदार आए 1772 से 1718 जब तक इनका साम्राज्य खत्म नहीं हो गया। 1818 तक, 1772 से 1818 तक अयोग्य पेशवा रहे और मराठा सरदारों का शासन रहा। इसमें 3 युद्ध भी हुए थे, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो सिंधिया का सरदार कौन था, सिंधिया कहाँ के सरदार थे, ग्वालियर के। भोसले कहाँ के थे, नागपुर के। होलकर कहाँ थे, इंदौर में। गायकवाड़ कहाँ थे, बड़ौदा में। और एक गायकवाड़ जो थे बड़ौदा के, सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी। तो मराठाओं में गायकवाड़ जो बड़ौदा के सरदार थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी।
तो सिंधिया में ग्वालियर, भोसले नागपुर में, होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में। ठीक है। और शिवाजी के बारे में अगर हम पढ़ें, थोड़ा बहुत जान लें, कोई क्वेश्चन पूछ देता है। इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, ये अहमदनगर की सेवा में लगे रहते थे। 1633 में क्या हुआ, शाहजहां द्वारा अहमदनगर की विजय कर ली गई। शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, बीजापुर की सेवा में चले गए। इनके पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर की सेवा में चले गए और पूना की जो जागीर थी वो शिवाजी को दे दी। ठीक है। और शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन था, रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास थे। ठीक है। और इन्होंने विजय प्राप्त की 1646 में, पूना के पास तोरण किला था। ठीक है। इन्होंने विजय प्राप्त की 1646 में, पूना के पास तोरण किला था। फिर 1648 में पुरंदर किला पर विजय हासिल की और 1656 में क्या किया, उन्होंने जावली किले पर हमला किया, जो मराठा सरदार चंद्रराव थे। ठीक है। मराठा सरदार चंद्रराव से जावली किले पर विजय प्राप्त की। और जावली किले का शासक कौन था, मराठा सरदार था, वो चंद्रराव था। उससे 1656 में इन्होंने जावली किले पर, तो इनकी विजय के क्रम देखें। शुरुआती विजय शिवाजी की तो 1646 में इन्होंने पुणे के पास तोरण किला था, पूना के पास तोरण किला था, इस पर विजय प्राप्त की 1646 में। 1648 में पुरंदर के किला पर विजय प्राप्त की और 1656 में जावली किला पर विजय प्राप्त की। इसके बाद को अब ये सब यही विजय कर रहे थे इधर। ठीक है। क्या कहते वो छापामार युद्ध से, तो औरंगजेब भाई गुस्सा हो गया कि ये बहुत उछल रहे हैं इधर उधर, इनको ख़त्म करो। तो औरंगजेब गुस्सा हो गया और बीजापुर के शासक के सेनापति अफजल खां को भेजा कि कहा जाओ इसको शिवाजी को समझाओ जाके। बीजापुर के शासक थे, उनका सेनापति था अफजल खां, ये बहुत लंबा चौड़ा था, इसको भेजा। शिवाजी ने चतुराईपूर्वक इसकी हत्या कर दी। फिर आगे औरंगजेब ने क्या किया, मुग़ल गवर्नर सहिस्ता खां को भेजा कि भाई अब जाओ, तुम ही जाओ। सहिस्ता खां को भेजा, मुग़ल गवर्नर था। अभी छापामार युद्ध से घायल हो गए। शिवाजी ने छापामार युद्ध करके सहिस्ता खां को भी क्या कर दिया, घायल कर दिया। अब अकबर बहुत गुस्सा हो गया, उसने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आमेर के शासक थे जय सिंह। ठीक है। आमेर के शासक कौन थे, जय सिंह को भेजा। और जय सिंह शिवाजी के बारे में जानते थे, वो कौन सा युद्ध करते हैं, कैसे करते हैं। तो जय सिंह ने ठीक क्या किया, शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी मजबूर हो गए संधि करने पर। ठीक है। तो शिवाजी जब संधि करने पर मजबूर हो गए तो 1665 में पुरंदर की संधि हुई। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। 23 किले जिनकी आय 4 लाख रुपए थी उस समय, वर्ष में 23 किले थे शिवाजी के, जिनकी आय उस समय 4 लाख प्रतिवर्ष थी, मुगलों को सौंप दिए। अपने पुत्र संभा को मुगल दरबार भेजा, जहाँ पर औरंगजेब ने 5000 का मनसब दिया संभा को। ठीक है। शिवाजी मिलने गए, भाई जय सिंह ने कहा जाओ तुम औरंगजेब से मिल लो जाके। वहाँ गए, विवाद हो गया बादशाह को लेकर, क्योंकि इनको बैठने की कुर्सी बादशाह वाली नहीं दी गई, सैनिक वाली दी गई। तो शिवाजी ने कहा मैं बादशाह हूँ। तो इसने कहा कहाँ के बादशाह भाई, तुम कब तुम्हारा राज्य तिलक हुआ, ये वो सब पूछा। तो इससे विवाद हो गया और शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1666 में कैद से फरार हो गए। कैद से औरंगजेब की आंख में धूल झोंककर 1666 में ये वहाँ से निकल लिए। और 1674 में रायगढ़ के किले में, 1674 में रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि राजा न होने का विरोध ही हुआ था। ठीक है। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, छत्रपति की उपाधि धारण की, हैंदो धर्मोद्धारक उपाधि धारण की, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की, ये उपाधि धारण की, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हूँ मैं, हिंदू धर्मोद्धारक हूँ मैं, हिंदू धर्म का उद्धारक हूँ मैं, छत्रपति हूँ मैं। ठीक है। स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा इन्होंने, स्वयं को क्या कहा, सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ मैं, अपने आप को घोषित किया। ठीक है। और 1677 में शिवाजी का अंतिम अभियान हुआ। 1677 में 1777 में इनका अंतिम अभियान हुआ, जिसमें कर्नाटक, जिंजी और वेल्लूर आदि क्षेत्र पर इन्होंने अंतिम अभियान किया। इस अभियान में गोलाकुंडा की सहायता ली थी इन्होंने, गोलाकुंडा की सहायता ली थी। और 1680 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी जी के उत्तराधिकारी कौन है, संभाजी। क्या हुए, संभाजी है। 1680 से 1689 तक ये रहे। शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो ये शिवाजी के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। संभाजी इनके पुत्र थे। शिवाजी के समय ही इन्होंने शिवाजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कब किया, जब शिवाजी ने छोटे पुत्र राजा राम को कोकण सौंपा। ठीक है। जब शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को कोकण सौंपा, देखो राजा राम और से अभी से विद्रोह चल रहा, शिवाजी के टाइम से ही विद्रोह शुरू हो गया था। ये आगे तक बढ़ता गया और कुछ ने यही राज्य के लालच में गद्दारी की अंग्रेजों से, जिससे मराठाओं का अंत हो गया था।
तो राजा राम थे इनके छोटे पुत्र शिवाजी के, क्योंकि शिवाजी के भी 8 बीवियाँ थी, ठीक है, ध्यान रखना, शिवाजी की 8 बीवियाँ थी, तो वही बीवियों के पुत्र आपस में लड़ रहे थे राजा के लिए, शासन के लिए। तो छोटे पुत्र राजा राम को जब कोंकण दे दिया तो संभाजी ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी सोयराबाई ने, ठीक है, क्योंकि 8 बीवियाँ थी तो सोयराबाई के लड़के थे राजा राम, ठीक है। तो सोयराबाई ने क्या किया, उनकी पत्नी ने राजा राम का राज्याभिषेक कर दिया, कि राजा राम को शासक बना दिया। किंतु सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से, ठीक है, संभाजी शासक बन गए, इनको हटा दिया। अब समझ लो ना, परिवार में युद्ध चल रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा शादी करने का भी दिक्कत होता है, ठीक है। अब ये सोयराबाई के पुत्र राजा राम और संभाजी में झगड़ा चल रहा शासन के लिए, ये आखिरी तक जाता है और यही मनमुटाव आखिरी में अंग्रेजों को जीत दिलाता है, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिया संभाजी ने। अकबर द्वितीय ने औरंगजेब का विरोध किया था और जिसको संरक्षण किसने दिया, संभाजी ने। इसलिए अभी तक तो औरंगजेब ने को अपना मनसबदार भी बनाया था। अब जब इन्होंने अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया तो संघर्ष शुरू हो गया मुगलों से, और मुगल सेनापति मुबारक खां ने संभाजी के साथ कवि कलश की भी निर्मम हत्या कर दी थी। बहुत निर्मम हत्या की थी संभाजी की और इसके कवि कलश की, ठीक है। 1689 के संगमेश्वर युद्ध में हुआ था ये सब, 1689 के संगमेश्वर युद्ध। तो संगमेश्वर युद्ध कब हुआ, 1689 में। अब इनकी पत्नी येसुबाई, ठीक है, और पुत्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। पत्नी थी येसुबाई और इनका पुत्र था साहू, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। देखो यही साहू छूटते हैं 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उस समय ताराबाई लड़ रही थी अपने बेटे के साथ, ठीक है, बेटे के साथ लड़ रही थी, ठीक है, मुगलों से। लेकिन जैसे ही साहू छूट के आते हैं तो फिर से मुगलों में उत्तराधिकार का संघर्ष पैदा हो जाता है। तो यही साहू हैं जो संभाजी के पुत्र हैं, उनकी पत्नी येसुबाई हैं, ठीक है। संभाजी के कार्य क्या थे, उन्होंने अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था, संभाजी ने अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया था, ये पूछ सकता है। और युद्ध में स्त्रियों को साथ ले जाने लगे थे, संभाजी युद्ध में स्त्रियों को साथ ले जाने लगे थे, ठीक है। फिर अब देखो, अब तो संभाजी निपट गए, ठीक है, निपटा दिया औरंगजेब ने। तो अब यही राजा राम, कौन, सोयराबाई के पुत्र थे राजा राम, शिवाजी के छोटे पुत्र थे, ठीक है। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक, ठीक, शिवाजी के ही पुत्र थे ना ये। 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठाओं का नेतृत्व किया और मुगलों के प्रति विद्रोह जारी रखा, और मुगलों के आक्रमण के भय से ये इधर उधर भागते रहे, ठीक है। इनका पलायन क्रम क्या है, पहले कुछ दिन ये पनहारा में रहे, फिर जिंजी में रहे, फिर सतारा में रहे, ठीक है। 8 वर्ष तक जिंजी के अर्काट में शरण ले रखी थी, 8 वर्ष तक यहाँ जिंजी में रहे। जिंजी का अर्काट शहर नगर था, अर्काट में रहे, 8 वर्ष तक शरण लेकर रहे। इन्होंने क्या किया, सरंजाम की प्रथा फिर से शुरू की थी राजा राम ने, ठीक है। सरंजाम की प्रथा पुनः शुरू किया। सिंहासन पर न बैठने वाला शासक किसे कहते हैं, मराठाओं में राजा राम को ही कहते हैं। फिर शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, ये राजा राम की पत्नी थी। ताराबाई कौन थी, राजा राम की पत्नी थी, और शिवाजी द्वितीय इनके बेटे थे। ताराबाई और राजा राम के बेटे थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है। 1700 से 1707 तक मराठाओं का नेतृत्व किया, ठीक है, क्योंकि अभी साहू जी छोटे थे तो वो अब उनके कैद में हैं मुगलों के, ठीक है। तो अब राजा राम की पत्नी ताराबाई और इनका बेटा शिवाजी नेतृत्व कर रहा था। राजा राम की मृत्यु के बाद संघर्ष जारी रखा किसने, ताराबाई ने जारी रखा था। दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बहुत बढ़ गया, ठीक, बढ़ता चला गया दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव। 1700 से 1707 तक मराठा स्वतंत्र संघर्ष कहलाता है। 1700 से 1707 तक मराठा स्वतंत्र संघर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक समय। अब क्या हुआ, 1707 में मुगल जो नवाब बादशाह था औरंगजेब ख़त्म हो गया। अब उसको औरंगजेब जब 1707 में ख़त्म हो गया, उसके उत्तराधिकारी निकम्मे निकले, उतने अच्छे निकले नहीं। तो इन मराठाओं को जो वर्चस्व था उसको रोकना था, क्योंकि इनका ताराबाई का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, इनमें भी उत्तराधिकार का संघर्ष करवा दिया जाए, इसलिए उन्होंने साहू को छोड़ दिया। और 1707 में जब से 1749 तक इनका कार्यकाल है, जब साहू जी आए तो साहू को औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने पाला था, ठीक है, जीनत उल निसा ने पाला था। साहू रिहा हुए, उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। ताराबाई का पड़ला भारी था, क्योंकि भाई ये शुरुआत से लड़ रही थी, इनका पड़ला भारी था। लेकिन एक आदमी बीच में आता है जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा बनते हैं ना, बालाजी विश्वनाथ आते हैं, इन्होंने स्थिति ही बदल दी। और 1707 में खेड़े के युद्ध में साहू जी क्या हो गए, विजय करवा दिया। बालाजी विश्वनाथ ने
1707 के खेड़े के युद्ध में विजय करवा दिया और 17 में साहू का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, 17 में साहू का राज्याभिषेक हुआ। अब ये जो है तुम्हारे शिवाजी द्वितीय, ठीक है, और ताराबाई, ये इन्हीं का परिवार आगे जो जाएगा, जो मतलब अंग्रेजों से संधियाँ करेगा। ठीक है, मराठा शक्ति का विस्तार और प्रथम 3 पेशवाओं को देख लेते हैं। ठीक है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, यही जिन्होंने स्थिति बदल दी थी और साहू जी को का राज्याभिषेक करवा था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक रहे। अब दिक्कत मराठों में सबसे बड़ी ये भी रही कि ये जितने 4 पेशवा बने, ताकतवर पेशवा जो बने, 3-4 जो थे ना, 4 लोग थे पेशवा इसके बाद, तो इनकी उम्र बहुत कम रही। ये 40 साल तक ये निपट जाते थे, मतलब इनका देहांत हो जाता था 40 साल तक। अगर ये 60-70 था तो कोई भी पेशवा जिंदा रहता तो बहुत कुछ करता। कोई भी पेशवा 40 साल से ऊपर जिंदा ही नहीं रहा। ये दुर्भाग्य रहा इन लोगों का। ठीक है, मराठाओं का। अगर ये मतलब बालाजी विश्वनाथ अगर कहीं 1713 से तो 7 साल ही रहे। फर्रुख सियार का तख्ता पलट कर दिया, सैयद बंधुओं का साथ देकर फर्रुख सियार का तख्ता पलट कर दिया था। मुगलों से संधि कर ली, और जो मुगलों से संधि समय की थी उसको मराठों का मैग्ना कार्टा कहते थे। इनको बहुत अधिकार मिले थे। रिचर्ड टेम्पल ने कहा ये मराठों का मैग्ना कार्टा है, जो इन्होंने फर्रुख सियार का तख्ता पलट करके सैयद बंधु से जो संधि की थी, इसे मुगलों का मराठा मैग्ना कार्टा किसने कहा? रिचर्ड टेम्पल ने कहा। रिचर्ड टेम्पल ने कहा। फिर बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव प्रथम आए। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहे। क्या साल था? 20 साल, 1720 से 1740 तक। उसके आगे 20 साल से ऊपर बढ़े नहीं। ठीक है, हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया उन्होंने। हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। छत्रसाल बुंदेला की सहायता उन्होंने की। छत्रसाल बुंदेला की सहायता की। यहीं पर छत्रसाल बुंदेला जब सहायता कर रहे थे, उसी के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी मस्तानी से। ठीक है, बाजीराव मस्तानी मूवी भी है ये ना, मस्तानी से मूवी हुई थी। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में इन्होंने निजाम को पराजित किया था। ठीक है, और मुंगी सीव गाँव की संधि की थी निजाम के साथ। मुंगी सीव गाँव की संधि की थी 1728 में। पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित किया था। कौन? बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, फिर 1737 से 38 में 1737 से 38 में भोपाल के युद्ध में निजाम पराजित हुआ। इसमें दुराई राय की संधि की इसके साथ। ठीक है, दुराई राय की संधि हुई, फिर निजाम पराजित हुआ भोपाल के युद्ध में 1737 से 38 में। इसमें दुराई राय की संधि हुई। इसके बाद आए इनके पुत्र। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, ये बाजीराव थे। पहले बाजीराव विश्वनाथ थे, पहले थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। फिर आए तुम्हारे बाजीराव प्रथम। ठीक है, पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। फिर आए तुम्हारे बाजीराव प्रथम। ठीक, अब आए बालाजी बाजीराव। ये ध्यान रखना क्योंकि नाम बड़े कन्फ्यूजन है। ठीक है, पहले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, विश्वनाथ में लगा है। फिर बाजीराव प्रथम थे, अब आ गए बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, इन्होंने आधा नाम लिया इनका बालाजी विश्वनाथ का, आधा नाम लिया अपने पिता बाजीराव का। ठीक है, तो बन गए बालाजी बाजीराव। 1740 से 1761 तक। ये भी कितने रहे? 20 साल भले 1761 तक रहे। पानीपत का युद्ध में इनको सदमा लगा और ख़त्म हो गए बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1761 तक रहे, 20 साल है। 1750 में संगोल की संधि की थी। पेशावा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति का विस्तार उन्होंने किया था। ठीक है, पेशावा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति का जो विस्तार किया इन्होंने किया। 1750 में संगोल की संधि की। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय हुआ, जिससे बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के प्रभुत्व का मार्ग क्या हुआ? खुल गया। अगर जिंदा रहते तो इतने अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं कर पाते। तो ये हो गया पेशवा का काल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सिंध विजय। भाई अब आंग्ल मराठा युद्ध से मराठाओं भी निपटा दिया। अब कोई संगठित शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों को तुम्हारी टक्कर देती। तो फिर छोटी छोटी शक्तियाँ बची हैं। तो अंग्रेजों ने सिंध की विजय कर ली 1843 में। 1843 में सिंध को भी निपटा दिया, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। पंजाब विजय में देखो रणजीत सिंह थे और अंग्रेज। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। रणजीत सिंह और अंग्रेजों में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। तो अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, इसमें क्या किया था? सतलज नदी को दोनों राज्यों की मध्य सीमा माना गया था। रणजीत सिंह राज्य विस्तार किया। कहाँ किया? इनका कांगड़ा पर किया 1811 में, मुल्तान पर किया 1811 में। कांगड़ा पर पहले राज्य विस्तार किया, यहाँ पर अधिकार किया 1811 में। उसके बाद कांगड़ा के बाद मुल्तान पर अधिकार किया 1811 में। उसके बाद अटक पर 1813 में अधिकार किया। उसके बाद कश्मीर पर 1819 में अधिकार किया। उसके बाद पेशावर पर 1823 में अधिकार किया। ये है रणजीत सिंह के विस्तार का क्रम। पूछ देगा कांगड़ा के बाद मुल्तान, फिर अटक, फिर
कश्मीर, उसके बाद पेशावर पर, ठीक है। तो 1839 में रणजीत सिंह की क्या होगी, मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों की नज़र किस पे आ गई, एकदम चील की तरीके से अमृतसर पे आ गई। किस पे आ गई, अमृतसर पे, कि इसको भी निपटाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 में, मतलब 39 में मौत हुई, ठीक है। और 6 साल भी नहीं सही से बीते, 1845 और 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। लाहौर की संधि हुई 1846 में, लाहौर की संधि से ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि 1846 से समाप्त हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया 1848 से 49 में, 46 में संधि हुई, 2 साल नहीं बीते सही ढंग से। फिर 1848 में से 49 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया। 21 फरवरी 1849 को गुजरात के युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। 21 फरवरी 1849 के गुजरात के युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य को ब्रिटिश में क्या कर लिया, मिला लिया। तो कौन था जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। और महाराजा जो दलीप सिंह थे, इनको पेंशन आफ्ता बनाकर कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया कि जाओ पेंशन लो और तुम जाओ इंग्लैंड में पढ़ो जाकर। महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया। अब देखो उधर हमने सहायक संधि देखी थी, अब देखेंगे वारेन हेस्टिंग की घेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग की घेरे की नीति, जिसको हम रिंग फेंस की नीति कहते हैं, रिंग फेंस की नीति कहते हैं। तो रिंग फेंस नीति का उद्देश्य क्या था, बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। रिंग फेंस जैसे तो हमारा ये भारत है, ठीक है, भारत की तरफ ये नेपाल है, इधर भूटान है, ठीक है, और इसके बाद लंका है, ठीक है, श्रीलंका है, इधर म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये हमारे बफर स्टेट हैं। अगर इनके साथ भारत की मित्रता ठीक ठाक रहेगी तो इधर वाला कोई यहाँ पर हमला नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अगर ये वाले हमारे विदेशी जो राज्य हैं, विदेशी राज्य हैं, जो किसी भी दुश्मन से हमारा सही गठबंधन करेंगे तो हमारे पर दुश्मन अटैक कर सकता है। जैसे पाकिस्तान की चीन के साथ बनती है तो भारत में अधिक मतलब अपने मिलिटेंट बेहतर रहता है, आतंकवादी बेहतर रहता है, तो जिससे भारत अव्यवस्थित रहता है और इन्हीं चक्कर में पड़ा रहता है, ठीक है। तो बफर स्टेट इन्हीं को बोलते हैं। यही नीति बनाई इसने, क्या किया, अपने साम्राज्य के अगल बगल वालों से संपर्क बनाए, उनको जो राजी नहीं होते थे उन पर हमला बोलता था। वारेन हेस्टिंग्स, यही है रिंग फेंस की नीति, ठीक है। उद्देश्य था बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया जाता था, ठीक है। इसमें क्या होता था, जिन रिंग फेंस के भीतर जितने भी राज्य को शामिल किया जाता था, उनके स्वयं के खर्चों पर, खर्च वही उठाते थे, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। वस्तुतः वेलेजली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस व्यवस्था का ही विस्तार थी। जो वेलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था वो रिंग फेंस व्यवस्था का ही विस्तार था। तो ये रिंग फेंस की नीति किसने थी, वारेन हेस्टिंग ने शुरू की थी रिंग फेंस की नीति। और इसी रिंग फेंस की नीति का जो विस्तार है, जो वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी, वो इसी का विस्तार है। फिर लॉर्ड वेलेजली की आती है सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली की आती है सहायक संधि, तो इसमें शामिल है हैदराबाद। सहायक संधि सबसे पहले किसने की थी, हैदराबाद ने 1798 और 1800 में हैदराबाद। फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध फिर 1800 में 1 में, अवध 1801 में, पेशावर दिसंबर 1801 में, बरार के भोंसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर 1818 में, जयपुर 1818 में, बूंदी 1818 में, भरतपुर 1818 में। इसकी ट्रिक है, HMT घड़ी पहनकर आप वाले बासी जौ की रोटी खाते हैं। HMT घड़ी पहनकर आप वाले बासी रोटी खाते हैं, क्योंकि क्रम पूछते थे ना। तो HM से बन गया हैदराबाद, माँ से बन गया मैसूर, M से बन गया मैसूर, T से बन गया तंजौर, घड़ी पहनकर कुछ नहीं, आ से बन गया अवध, आप में आ से बन गया अवध, पा से बन गया पेशावर, बा से बन गया बरार के भोसले बन गया, सी से बन गया सिंधिया, ठीक, बासी, जो से बन गया जोधपुर और जयपुर। ये हमारा ट्रिक आती है, जिससे हम अगर क्रम आ जाए कि सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि को किसने टाइम से, तो यही HMT की घड़ी पहनकर आप वाले बासी रोटी खाते हैं। H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, आ से अवध, पा से पेशावर, बा से बरार के भोसले और सी से सिंधिया, जो से जोधपुर और जयपुर। ये हो गया, ठीक है। और डलहौजी की व्यापकगत सिद्धांत, ठीक है, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत। तो देखो रिंग फेंस की नीति किसकी थी, वारेन हेस्टिंग्स थी। डलहौजी ने सहायक नीति चलाई और वेलेजली ने सहायक नीति चलाई। वेलेजली ने क्या चलाई, सहायक नीति चलाई। और फिर ये डलहौजी आते व्यापकगत सिद्धांत, मतलब पूरा साम्राज्य पे कब्जा कर लेते थे, उसको व्याप्त कर लेते थे, तब व्यापकगत सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। व्यापकगत सिद्धांत चलाया 1848 से 56 तक, ठीक है। 1800 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके कुछ अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, ठीक है, वो ध्यान
देखो किसी वीडियो में हम बता देंगे, अगले वीडियो में, ठीक है, बेवकूफ़ सिद्धांत को अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी शब्द भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी अंग्रेजी शब्द ही दे देते हैं, बहुत हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होती है। 1848 से 1856 में बेवकूफ़ सिद्धांत किसने चलाया? डलहौजी ने। तो इसका भी है शार्ट ट्रिक है, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी। तारा क्या कर रही थी? शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी, तभी नाग आ गया झाड़ी से, नाग झाड़ी से निकल आया, ठीक, निकल आया, नाग झाड़ी से निकल आया, सब भाग गए डर के। नहीं, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेल रही थी और नाग झाड़ी से आया और सब भाग गए, ठीक है। तो तारा सतारा हो गया, शंभू संभलपुर हो गया, संभलपुर हो गया, और बाग माने बघाट हो गया, उदय माने उदयपुर हो गया, नाग माने नागपुर हो गया, जहाँ माने झांसी हो गया, आया माने अवध हो गया, ठीक है। तो नागपुर कब हुआ? 1848 में, ठीक है। और बेवकूफ़ सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजों ने अधिकार किया सतारा को 1848 में, और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1854 में, नागपुर को 1854 में, झांसी को 1854 में, अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को, ठीक है। तो इस याद रखना, बेवकूफ़ सिद्धांत में शामिल राज्य, तारा शंभू के बाग में उदय के साथ खेले थी, तभी नाग झाड़ी से आया निकल कर, ठीक है। ब्रिटिश भारत की विदेशी नीति, तो ब्रिटिश भारत की विदेशी नीति क्या थी? अब आगे देखें, जो विदेश थे उन पर कैसे कब्जा किया। तो पहला हुआ आंग्ल नेपाल संबंध। आंग्ल नेपाल संबंध देखते हैं, तो 1813 में जो हेस्टिंग था वो गवर्नर जनरल था, ठीक है। 1813 में हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना, और इसने 1814 से आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू कर दिया। 1814 से ही आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू कर दिया। हेस्टिंग 1813 में गवर्नर जनरल बना, और इसने 1814 से आंग्ल नेपाल युद्ध शुरू कर दिया, और 28 फरवरी 1816 तक कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकबनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। 28 फरवरी 1816 तक कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकबनपुर में गोरखा सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया, फिर मार्च 1816 में संगौली की संधि होती, मार्च 1816 में सगौली की संधि होती, ठीक है। तब मार्च 1816 में सगौली की संधि होती है, और सगौली की संधि में शिमला, मसूरी, नैनीताल अंग्रेजों को प्राप्त हो जाते हैं। आज भी ये भारत में हैं। शिमला, मसूरी और नैनीताल कब प्राप्त हुए थे? सगौली की संधि से, इससे नेपाल से प्राप्त हुए थे। फिर आंग्ल वर्मा संबंध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में चला। 24 फरवरी 1826 को यनडूब की संधि हुई। तो यनडूब संधि किसके साथ हुई थी? वर्मा के साथ। कब? 1826 में यनडूब की संधि हुई थी। 24 फरवरी 1826 में वर्मा के साथ अंग्रेजों की यनडूब की संधि हुई। फिर द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1852 में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1852 में। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ 1885 में। ये क्रम याद रखना, कभी पूछ देगा। 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। फिर आंग्ल तिब्बत संबंध देख लेते हैं। तो 17 सितंबर 1904 को लहासा की संधि हुई तिब्बत के साथ, जिसे ये यंग हसबैंड अभियान चला था। यंग हसबैंड अभियान चला था। तो यंग हसबैंड अभियान किससे संबंध है? तिब्बत से संबंध है। आंग्ल तिब्बत से संबंध है यंग हसबैंड का सिद्धांत। और लहासा की संधि हुई थी 17 सितंबर 1904 को तिब्बत के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आल अफगान संबंध देख लेते हैं। तो आल अफगान संबंध में देखें तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 तक चला। फर्स्ट आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ 1839 से 42 तक चला। ये जो था जॉन लॉरेंस की अक्रियता नीति का परिणाम था, ठीक है। जॉन लॉरेंस की अक्रियता नीति का परिणाम था फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक जो चला, ठीक है। फिर लिटन की अफगान नीति कैसी थी? लिटन की अफगान नीति के अनुसार सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1870 से 80। सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1870 से 80 चला। यहाँ हुई गंडमक की संधि हुई 1879 में। 1879 में हुआ गंडमक की संधि। 1879 में किसके साथ हुई थी? अफगान के साथ हुई थी। अंग्रेजों और अफगानों के बीच हुई थी गंडमक की संधि 1879 में। ये जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इसके द्वारा, ठीक है। फिर उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र देख लेते हैं। तो देखते हैं डूरन समझौता। क्या देखते हैं? डूरन समझौता 1893 में हुआ। उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र जो है उनके साथ डूरन समझौता हुआ 1893 में। कब हुआ? 1893 में, ठीक है। डूरन समझौता 1893। अब देखो PYQ देख लेते हैं जो हमारे आए हुए हैं, ठीक है। PYQ देखते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित PYQ हैं जो इन्होंने भी की। देखो बनारस का विद्रोह कब हुआ था? बनारस का विद्रोह हुआ था राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में। बनारस का विद्रोह हुआ राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में। तत्कालीन गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार किले में शरण ली थी।
तो समझ लो बनारस का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने 1781 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसने भागकर कहाँ शरणार्थी थी? चुनार के किले में। समझ लो बनारस के विद्रोह में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों को हरा दिया था। गवर्नर जनरल को वारेन हेस्टिंग्स को भागकर चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी थी। क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ है भाई, घटना चक्र के जो हमारे थ्योरी में नहीं फिट बैठे स्पेक्ट्रम के, वो हमने अलग से पॉइंट बनाए हैं घटना चक्र हल करके, ठीक है। तो इसमें सब कुछ समाहित है, इससे बाहर बहुत मुश्किल है। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 के समय 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उस समय गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल 1774 से 1785 है ना। तो 1774 से 1785 कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग का। इसी समय 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बर्लो के समय में क्या हुआ? गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बर्लो के समय में क्या हुआ था? 1806 में वेल्लोर या विलोर का विद्रोह हुआ। 1806 में वेल्लोर या वेलोर का विद्रोह हुआ। वेलोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो ये विद्रोह जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था सर जॉर्ज बर्लो के समय में, गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बर्लो के समय में 1806 में जो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, ये कोई जनता ने नहीं किया था। ये वेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिक थे, ठीक है। इन्होंने विशेष प्रकार की पगड़ी ना पहनने देना और दाढ़ी मुड़वाने और तिलक न लगाने के खिलाफ विद्रोह किया था। इसे 1857 की क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। इसे जो है वेल्लोर विद्रोह, ये क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट है। वेल्लोर विद्रोह को 1857 की क्रांति का पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कौन सा विद्रोह है? तो वह है वेल्लोर विद्रोह। कब हुआ था? 1806 में। किसके समय होता? जॉर्ज बर्लो के समय में। 18वीं शताब्दी में किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत मानते थे, ठीक है। जो 18वीं शताब्दी में, ठीक है, जो दरोगा बनाया गया था, ठीक है, इसको किसान लोग क्या कहते थे? दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत के रूप में जानते थे, ठीक है, का स्थानीय प्रतिनिधि था, ठीक। दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। और 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी को पुलिस कार्य से अलग कर दिया था। किसने? 1793 कॉर्नवालिस ने ही जमींदारों को पुलिस के कार्य से अलग कर दिया था और प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील में एक थाना स्थापित किया और जिसका दरोगा पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। तो दरोगा की नियुक्ति किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में, ठीक है। प्रथम सहायक संधि कब हुई थी? 1765 में अवध से की गई। देखो अभी हमने सहायक संधि का क्रम देखा है। क्या देखा हमने? सहायक संधि का क्रम देखा है, ठीक। क्या क्रम था ये? देखो ना, ठीक, हमने पढ़ा था ना सहायक संधि ब्रिटिश की विदेश, ठीक है। ये देखो सहायक संधि का क्रम पढ़ा। HMT की घड़ी पहनकर आप वाले बासी की जो रोटी खाते हैं, ठीक है। तो आप अवध आता है, ठीक है। तो HMT हैदराबाद, मैसूर, तंजौर के बाद अवध आता है, ठीक है। तो यहाँ देखो तो कभी कभी लिखा होता है कि अवध ने सबसे पहले क्या किया तुम्हारा संधि की, तो वही क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम सहायक संधि किसके साथ हुई? अवध के साथ। 1765 में हुई सहायक संधि अवध के साथ हुई, प्रथम संधि। तो नोट दिया है, यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो वो हैदराबाद है, ठीक है, ठीक है। तो प्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी अवध ने, ठीक है। और यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि पूछे तो इस समय वेलेजली नहीं था, जब इसने अवध ने स्वीकारी उस समय वेलेजली नहीं था, ठीक है, 1765 में, ठीक है। अगर प्रश्न में ये आ जाए कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तब वो हैदराबाद उत्तर होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 1765 में वेलेजली नहीं था, ठीक है। जब वेलेजली का आ जाए प्रश्न में कि वेलेजली की सहायक संधि किसने सबसे पहले स्वीकार की थी, तो वो प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? जब प्रथम राज्य लिखा हो तो हैदराबाद आ जाएगा, ठीक है। पहला मराठा सरदार बाजीराव सेकंड था जो बसीन सी सहायक संधि की थी। पहला मराठा सरदार कौन था? बाजीराव सेकंड था, जिसने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की सहायक संधि की थी। अगला पॉइंट है संथाल परगना के राजमहल के क्षेत्र में प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान कार्यान्वित किया गया। तो हिल असेंबली प्लान जो था आदिवासियों की उन्नति के लिए था। तो ये कहाँ शुरू किया गया था? तो संथाला परगना के राजमहल क्षेत्र में। प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर थे अगस्टस
क्लीवलैंड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। किस घोषणा के द्वारा? 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने, अर्ल ऑफ डलहौजी से कहते हैं, अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं, 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसको अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज बाउन रैमजे। ये नाम पूछा गया है, प्रीवियस के पॉइंट है ही है। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसको अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहते हैं, ये गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। इसका लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या है? जेम्स एंड्रूज बाउन रैमजे। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1817 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण कब शुरू हुआ था? 1817 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। N.M. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो N.M. लोखंडे जो थे वो भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से, ठीक है, स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में पारित किया था और स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 से ही स्थानीय स्वशासन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कार्य किया? तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पास किया। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पास किया। ठीक है, 1904 पास किया। इसके द्वारा क्या हुआ? 50,000 पाउंड की धनराशि आवंटित की गई थी। ठीक है, स्मारकों की रक्षा करने के लिए कितनी? 50,000 पाउंड की धनराशि। ये काम किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। फिर क्या किया? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स 1901 में स्थापित हुआ। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स 1901 में स्थापित किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने। इसके द्वारा क्या हुआ? देसी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा अनिवार्य देने के प्रावधान किया गया। तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स 1901 में स्थापित किया और इसके द्वारा देसी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने। तो फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो ने। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग है। 1921 से 1926 तक रहा। तो भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है? लॉर्ड रीडिंग रहा, जो 1921 से 1926 तक रहा। इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था? इसके कार्य में चौरी चौरा कांड हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, रॉलेट एक्ट का निरसन, रॉलेट एक्ट खत्म किया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक रहा। ये यहूदी वायसराय है। कौन? लॉर्ड रीडिंग। इसके कार्यकाल में चौरी चौरा कांड हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ, रॉलेट एक्ट का निरसन हुआ। अब आगे आ जाता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।